Good evening, Krish. Hi, Rohit. Hello. Good evening, everybody. So, good evening, everyone. Welcome to an academy, and I'm your educator Priyanka, and we'll be beginning with some of chemistry. चलिए कुछ बात करते हैं. लास्ट क्लास में हमने आपका मोस्ट अवेटेड टॉपिक शुरू कर दिया था, द मोल कॉन्सेप्ट. ऑल राइट, लेट्स जस्ट एक बार क्विकली रिव्यू कर लेते हैं. मोल क्या होता है? एक काउंटिंग यूनिट होता है. किसकी? केमिस्ट की. राइट. मोल का सिंपल मीनिंग क्या होता है? एक हीप या एक ढेर जिसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं. और कितने सारे पार्टिकल्स हैं? 6.022 इंटू 10⁻23. अच्छा, प्लीज 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 पहले बताओ, am I audible and visible clearly? दिखाई और सुनाई पड़ रहे हैं हम? जल्दी बताइए. हेलो सीमास गार्डनिंग. अपना नाम बताओ. सीमा तो तुम्हारा नाम नहीं होगा डेफिनेटली. हाय प्रतीक. थैंक यू क्रिश. थैंक यू सो मच. थैंक यू रोहित. हाँ जी बिल्कुल. श्रेयांश, क्लास 10th के बोर्ड रिजल्ट्स आ गए. हाय पीहू. चलिए, थैंक यू पीहू. बढ़ते हैं आगे. ऑल सेट. हाँ, ईएलपी लगा लिया रोहित? ईएलपी सॉल्व कर ली? वेरी गुड. ईएलपी के कोई डाउट्स हैं तो आप बताते जाएं. और दूसरी चीज़, हाँ, आज मोल कॉन्सेप्ट की आई विल शेयर. आज नहीं तो कल, बाय टुमारो आई विल बी शेयरिंग द डीपीपी फॉर मोल कॉन्सेप्ट. इससे पहले जो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है उनकी डीपीपी शेयर करी थी. राइट. जितना पढ़ा दिया उस पर एक डीपीपी शेयर करी थी. अगले साल से बोर्ड्स होंगे या नहीं बेटा? ये अगले साल का श्रेयांश मैं कैसे बताऊंगी? ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बताएगी कि अगले साल से बोर्ड्स होंगे या नहीं. और आप तो मान के चलिए कि बोर्ड्स हैं. क्यों? क्योंकि हमारी तैयारी उतनी उस लेवल की होती है फिर. और वैसे भी आप क्यों डरते हैं बोर्ड्स से? आपको तो वैसे भी, आप अगर इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं, NSCJS के वीडियोस फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब आप एक चैलेंज तो आपने ले ही लिया है ना. और अगर आपने एक चैलेंज ले लिया है पढ़ने का, तो 10th बोर्ड तो आप पार कर ही लेंगे उसके अंदर. तो आपको तो घबराने की ज़रूरत कैसे भी नहीं है. आपका सारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा. आपको सिर्फ SST और इंग्लिश और हिंदी, जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं, उनके लिए आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत, मतलब थोड़ा टाइम ऑब्वियसली आप 10th में जाएंगे तो देंगे सही. और 9th के अंदर साइंस और मैथ्स तो आपके लिए एकदम क्लियर हो ही जाएगा अगर आप ये वीडियोस देख रहे हैं तो. राइट. तो आप बिल्कुल श्रेयांश, बिल्कुल तैयारी के साथ आप बोर्ड्स हो या ना हो उसकी चिंता को निकाल के आप सिर्फ अपना बेस्ट करिए. और आप अभी कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6 में डाउट है. चलिए हम पहले, किसी ने मुझसे चैट पे कुछ डाउट्स पूछे थे. बिफोर आई फॉरगेट दोज, वो मैं ले लूँ. कुछ टॉपिक्स थे डाउट्स के. बिफोर आई फॉरगेट दोज, एक तो देखो तुम लोग अपने ना नाम क्या रख के आ जाते हो कभी. कोई, अब आज देखो ये बुली GM. नाम बताओ, अपना नाम बताओ. मैं बात कैसे करूं तुमसे? तुम्हें पता है ना मेरा नाम प्रियंका भार्गव. ठीक है. तुम मुझे कुछ भी तो नहीं कहोगे ना. मैं तुम्हें ऐसे नाम से कैसे बुलाऊं? तुम बताओ. बुली GM, अपना नाम लिखो पहले. देन आई विल टॉक टू यू. आपके पढ़ाए हुए टॉपिक्स की प्रैक्टिस कहाँ से करूँ? तो जहाँ पे आपको ये टॉपिक्स मिले क्लास 11th की
कोई भी रेफरेंस बुक उठा लीजिए, आपको ये सारे टॉपिक्स वहाँ मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं एनसीईआरटी ही यूज़ कर रही हूँ। तो एनसीईआरटी को अलाइन करती हुई कोई भी बुक ले लीजिए जो आपके पास अवेलेबल हो, आपके बड़े भाई की, दोस्त की, कोई पुरानी बुक रखी हो क्लास 11th की, उसके अंदर ये सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। प्रणव, वेरी गुड, कितना अच्छा नाम है तुम्हारा। तो अब प्रणव, ओके, यस प्रणव। तो प्रणव, आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। ठीक है, तो अब आप 11th की कोई भी रेफरेंस बुक लेकर के उसके अंदर से ये सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस कर सकते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। ठीक है, मतलब ये तो शायद अंडरस्टूड था, क्योंकि मैं क्लास 11th की एनसीईआरटी ही उठाई थी। तो आप एक्स्ट्रा जो मांग रहे हैं, जैसे कि बायोलॉजी में आपको कैम्बल बताई गई है, बट इस तरीके की बुक केमिस्ट्री में कोई हम प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर क्लास 11th में इतना कुछ आ जाता है कि वो आप आईआईटी लेवल तक में कवर होता है। ठीक है, तो हम कोई एक बुक प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। और क्लास बीइंग अ क्लास 9th स्टूडेंट, क्लास 8th स्टूडेंट, तो उसके लिए तो वो बहुत पहाड़ हो जाएगा। मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट काफ़ी कुछ कराने की कोशिश कर रही हूँ, और बाकी जो जितना आपको एनएससी जेएस के लिए चाहिए मटेरियल, वो मैं सब आपको डीपीपीज में करवाती जाऊंगी, है ना, उसके लिए आप परेशान नहीं हो। ठीक है, और क्या होता है, जब अगर मैं आपको कोई बुक ऐसे सजेस्ट कर दूँ तो आप भटक जाएंगे। एनएससी जेएस में मुझे कहाँ तक आपको रोकना है, टॉपिक्स तो 11th-12th में बहुत सारे दिए, लेकिन मुझे एनएससी जेएस के लिए कहाँ रोकना है आपको, जहाँ स्टॉप करके आपका टाइम यूटिलाइज करना है, वो फिर आप अपने आप पढ़ने लग जाएंगे, तो आप भटक जाएंगे और आप एक टॉपिक के पीछे पड़ जाएंगे और बाकी टॉपिक्स रह जाएंगे। या जो सबसे ज़्यादा वेटेज का टॉपिक है, आपको लगेगा हाँ ये तो मैंने कर लिया, तो उसकी डिटेल कितनी डेप्थ तक उस टॉपिक को ले जाना है, जैसे कौन सा चैप्टर है जो बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाना चाहिए, वो आपका रह जाएगा, आपको नहीं पता अभी फिलहाल। ठीक है, ले सकते हो, अभी अभी इनिशियली नहीं प्रतीक, प्रतीक अभी इनिशियली नहीं, अभी पहले इसको कर लो टॉपिक। आई विल सजेस्ट, जब रिक्वायर्ड होगी मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट कर दूंगी कि आप कौन सी बुक से करें। ठीक है, अभी नहीं प्रतीक, लेटर यू कैन, ऑन लेटर स्टेजेस, एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद ये आप बुक पिक कर सकते हैं। ऑल राइट, चलिए मोल कॉन्सेप्ट एक बार फटाफट हम रिवाइज कर लें। और उसके अलावा किसी का डाउट था क्या, मैं लिख के लाई हूँ, क्या क्रिस्टलाइजेशन का, किसका डाउट था, क्रिस्टलाइजेशन का किसी ने डाउट पूछा था मुझसे चार्ट पे। तो पहले एक बार क्रिस्टलाइजेशन देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम मोल कॉन्सेप्ट्स को शुरू करेंगे। क्रिस्टलाइजेशन, वॉल्यूम क्लियर है ना, मतलब पिछली बार वॉल्यूम का थोड़ा इशू था आपको, अभी तो नहीं है आई होप। चलिए, हाँ जी, तो क्रिस्टलाइजेशन किसी का डाउट था, मैं एक बार फिर से इस टॉपिक को ले लेती हूँ। क्रिस्टलाइजेशन में होता क्या है, हम सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन तैयार करते हैं। मैं उसका प्रोसेस समझा देती हूँ। एक्चुअली क्रिस्टल एमॉर्फस सब्सटेंस का क्रिस्टल बनने को हम प्रोसेस को, किसी भी पाउडरी सब्सटेंस के क्रिस्टल बनने को हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, पाउडरी सब्सटेंस के क्रिस्टल में कन्वर्ट होने को, उस प्रोसेस को हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। करेक्ट ना, प्रोसीजर क्या होता है, प्रोसीजर ये है कि आपने एक बीकर लिया, उसके अंदर पानी भरा, उस पानी को हीट करना शुरू किया और इसके अंदर डाला सल्यूट। मान लीजिए मैं ये सल्यूट यहाँ पे ले रही हूँ कॉपर सल्फेट। ठीक है, ये जो सल्यूट है ये एनहाइड्रस, एनहाइड्रस यानी कि विदाउट वाटर, एनहाइड्रस विदाउट वाटर। ठीक है, विदाउट वाटर व्हाइट कलर का पाउडर है जो मैंने इसके अंदर डाला, किसके अंदर, पानी के अंदर। जैसे मैंने इसे पानी के अंदर डाला, ये जो वाटर है ये ब्लू कलर का हो गया। ठीक है, नाउ दिस टर्न्स ब्लू, नाउ दिस इज हाइड्रेटेड या एक्वस कहेंगे यहाँ पे, हाइड्रेटेड नहीं, एक्वस, ये बन गया है एक्वस, एक्वस कॉपर सल्फेट। ठीक है, और इसका कलर होता है ब्लू। अब आप इसको हीट करना शुरू करते हैं। हीट करते हैं कितना, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन बनाते हैं इसका, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, यानी कि हम उसे कह देते हैं सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, आप उसके अंदर
सल्यूट डिसॉल्व करते चले जाते हैं तब तक टिल द टाइम इट कैन टेक अप नो मोर सल्यूट। ठीक, आप जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, तो आप यहाँ टेम्परेचर बढ़ाते चले जाते हैं और उसके बाद आप उसके अंदर और सल्यूट डिसॉल्व करते चले जाते हैं। 100 ग्राम पानी में कितना सल्यूट डिसॉल्व हो रहा है, ये उस सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी है एट 25 डिग्री सेल्सियस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। अब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। सॉल्युबिलिटी बढ़ा करके आप क्या करते हैं, 100 ग्राम पानी में ही बहुत सारा सल्यूट डिसॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद आप उसको हीट करते चले जाते हैं, उसमें से सॉल्वेंट उड़ता चला जाता है पानी। ठीक है, तो हमको एक कॉन्सेंट्रेटेड या सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन मिल जाता है। अब इसके बाद आप क्या करते हैं, सुपर सैचुरेटेड जो सोल्यूशन हमको मिल रहा है इस बीकर में, इसके ऊपर हम एक सपोर्ट की तरह हम यहाँ पे एक यू कैन से एक सपोर्ट पे हम यहाँ पे एक थ्रेड हैंग कर देते हैं और ये जो यहाँ सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन अब बचा है इसके अंदर, इस थ्रेड के ऊपर इसका डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे बन जाते हैं क्रिस्टल्स। राइट, जब इसको आप बाहर निकालेंगे तो आपको सुंदर सा क्रिस्टल मिलेगा। सो दिस इज द प्रोसीजर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, अब यहाँ पे इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके एडवांटेजेस ये हैं, इवेपोरेशन से भी तो हम सल्यूट अलग कर सकते थे, लेकिन अगर हम इवेपोरेशन से सल्यूट अलग करते तो वहां पे प्योर सैंपल नहीं मिलता हमको। क्यों? क्योंकि इवेपोरेट कौन होता, सॉल्वेंट होता, और अगर प्योर सैंपल के अंदर कोई इंप्योरिटी है तो वो उसके अंदर ही पड़ी रह जाती, तो इससे आपको प्योर सैंपल मिल जाता है। दूसरी चीज यहाँ पे अगर हम इवेपोरेट करते हैं तो कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनका डिकम्पोजिशन हो सकता है, वो यहाँ नहीं होता है। ठीक है, तो इवेपोरेशन का प्रोसीजर हम इसलिए फॉलो नहीं करते हैं, सर्टेन सब्सटेंसेस कैन डिकम्पोज। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा जिसका भी ये डाउट था। नीट एस्पिरेंट, थैंक यू सो मच। चलिए अब चलते हैं वापस मोल कॉन्सेप्ट पे, एक क्विक रिव्यू लेकर के वापस आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, मोल कॉन्सेप्ट, इट इज द काउंटिंग यूनिट ऑफ केमिस्ट। 1 मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं, और इस नंबर को हम कहते हैं एवोगाड्रोस कांस्टेंट। ये पार्टिकल्स कौन कौन से हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, किसी आयनिक कंपाउंड की फॉर्मूला यूनिट भी हो सकती है, इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, प्रोटॉन भी हो सकता है, और न्यूट्रॉन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, किसी भी टाइप का पार्टिकल हो सकता है। तो हमने इन जनरल उसे पार्टिकल कह दिया है। आपसे क्वेश्चन में जो पूछा जाए इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इनमें से किसी पे भी बेस्ड हो सकता है क्वेश्चन। अब एवोगाड्रोस कांस्टेंट क्या था, नंबर ऑफ कार्बन 12 एटम इन एग्जैक्टली 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन। 12 ग्राम कार्बन के अंदर कितने कार्बन एटम्स हैं, यही एवोगाड्रोस नंबर है। 12 ग्राम कार्बन का मास, एक एटम का मास हमको पता था, mass of 1 carbon atom into Avogadro's constant would give you 12 grams। एक कार्बन एटम का मास जो कि हमने कहां से, मास स्पेक्ट्रोमीटर से निकाल के कैलकुलेट कर रखा है, कितना होता है 1.992 इंटू 10⁻⁻23 को हमने 12 को हमने इस नंबर से डिवाइड किया तो हमको मिल गए नंबर ऑफ पार्टिकल्स। राइट, तो अब एवोगाड्रोस नंबर इज 12 बाय दिस मच नंबर, मास ऑफ 1 कार्बन एटम, और वो हमको एवोगाड्रोस नंबर मिला। अगर हम इसी को दोबारा देखें, 1 AMU में हमने क्या किया था, यही सेम चीज करी थी और इसका रिवर्स था बस। सो हम यहां से हमको एक रिलेशन मिल गया, 1 AMU इज इक्वल टू 1/Na। आगे बढ़ते हैं, फिर हमने बात करी थी मोलर मास की, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स किसी भी सब्सटेंस के, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स के एटम्स का मास कितना है, मोलर मास। पर इसको हम जब ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं तो हम इसे ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी कहते हैं, और इसी वजह से हम 1 मोल को ग्राम एटम भी कहते हैं, 1 मोल एटम को ग्राम एटम भी कहते हैं, और 1 मोल किसी भी मॉलिक्यूल के सब्सटेंस को ग्राम मोल्स भी कहते हैं। ठीक है, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल इज नोन एज ग्राम मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ एटम इज नोन एज ग्राम एटम।
ऑल राइट, मोल जो है वो एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट है किसकी? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मेजर करने की। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कितना सब्सटेंस है उसको मेजर करने की एक एसआई यूनिट है। देन मोल इन टर्म्स ऑफ मास, मास का हमने क्या रिलेशन निकाला था? मास के लिए हम फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं? मास को यूज करके मोल्स कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? गिवन मास, सब्सटेंस का जो भी मास दिया हो क्वेश्चन में या आपको कैलकुलेट करना हो, एंड डिवाइडेड बाय मोलर मास। एंड एन से हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे, और गिवन मास को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, और मोलर मास को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मिलते रहेंगे, डोंट वरी रोहित, क्वेश्चंस मिलेंगे, डोंट वरी। एक सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ चीजें चली जाएं आपके पास। गेमिंग जोन मैंने ऑलरेडी बात करी हुई है। गुड इवनिंग सक्षम। नाइट्रो गेमिंग, आपका नाम क्या है? और दूसरी बात, मैंने पिछली क्लास में भी बोला था, ये मोल कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इसके अंदर अमृत, ओके अमृत, पिछली क्लास में भी मैंने ये बात बोली थी कि मोल कॉन्सेप्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप पेपर्स उठा के देखेंगे तो सबसे ज्यादा पोर्शन मोल कॉन्सेप्ट से आता है, ठीक है? तो और इसके अंदर हमको सिर्फ मोल कॉन्सेप्ट ही कवर नहीं करना है, मतलब सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11th ही कवर नहीं करना है, हमको क्लास 12th का सोल्यूशंस भी इसके अंदर कवर करना है, और इसके साथ साथ हम रीडॉक्स भी करेंगे। तो ये सारी चीजें साथ साथ 3 चैप्टर्स इकट्ठे चल रहे हैं आपके यहाँ पे, और मैंने कुछ पोर्शन जो है आपका स्टेट्स ऑफ मैटर का भी इनकॉर्पोरेट किया था इसी चैप्टर में। तो आप ये मत सोचिए कि एक चैप्टर चल रहा है, बहुत सारी चीजें मैं साथ में लेके चल रही हूँ, तो आप परेशान ना हो। स्ट्रक्चर ऑफ एटम का जब ये इतना सारी चीजें खत्म होंगी उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम का नंबर आएगा, ठीक है? स्टे ट्यून्ड। यस, एनसीईआरटी इज इनफ, और उसके अलावा जितना जो करना है वो मैं करा रही हूँ, और एज एंड व्हेन जब जो रिक्वायर्ड होगा आपको जितना मैं काम करा दूंगी यहाँ पे लेक्चर्स में, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी बुक की रिक्वायरमेंट आपको कब है। अभी आपको फिलहाल कुछ करने की जरूरत नहीं है, अभी मैं आपको इनफ क्वेश्चंस दूंगी, आप वो करिएगा, ठीक है? डोंट वरी, ठीक है? एनसीईआरटी इनफ है क्लास 11th एंड 12th की, इससे ज्यादा की जरूरत अभी फिलहाल नहीं है, ठीक है? परेशान मत होइए अमृत, सब हो जाएगा। ऑल राइट, तो हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे थे? हाँ, मोल इन टर्म्स ऑफ मास, ये इस फॉर्मूले की हमने बात करी थी। फिर मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, क्रिस्टलाइजेशन आ गया, हाँ, यहाँ पे हमने और क्या बात करी थी? हमने तीनों चीजों के बीच में रिलेशन देखा था, किसके किसमें? मोल, ग्राम एटॉमिक मास और एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अभी ये दोनों बातें हमने यहाँ पिछले पेज पे करी थी। मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था कि 1 मोल सब्सटेंस का मास कितना होगा? उस सब्सटेंस के ग्राम एटॉमिक मास के बराबर, और उसके अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे? इक्वल टू एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो फिर हम यहाँ पे उसकी डेप्थ में गए थे और हमने बात करी थी मॉलिक्यूल्स की और एटॉमिसिटी की, राइट? तो यहाँ पे अगली बात हमको जो करनी है वो हमको यहाँ एटॉमिसिटी की बात करनी है। नेक्स्ट इज एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होती है? चलिए पहले मास को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आते हैं हम एटॉमिसिटी पे। ओके, तो एटॉमिक मास, आपको एटॉमिक मास, अब आप देख रहे हैं मास का इसमें कितना ज्यादा यूसेज है, तो आपको एटॉमिक मास अच्छे से याद होने चाहिए, जो कि आपको पीरियोडिक टेबल के अंदर मिल जाएंगे। तो आपको एटॉमिक मासेस जो हैं वो बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, सारे एलिमेंट्स के, सारे तो नहीं मतलब मेन, और मैं आपको उसमें से काफी सारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस यहाँ लिखवा दे रही हूँ, जो बार बार आपको यूज होंगे, और जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस जो हैं वो आपको याद हो जाएंगे। तो क्वेश्चंस करते करते याद हो जाते हैं, मैं उनमें से कुछ यहाँ आपको लिखवा दे रही हूँ। हाइड्रोजन का जैसे 1 होता है, हीलियम का 4 होता है, लिथियम 7, बेरिलियम 9, बोरॉन 11, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, राइट? देन ऑक्सीजन 16, फ्लोरीन 19, देन उसके बाद आप आ सकते हैं सीधे सोडियम पे, सोडियम विल बी 23, important ones, then magnesium, that will be 24, then silicon, aluminium भी छूट गया बीच में,
हाँ जी, aluminium is 27, then comes silicon, क्लोरीन में देखिए हम यहाँ 35.5 U की बात कर रहे हैं, एवरेज एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं। कैल्शियम दैट वुड बी 40। देन हम किसकी बात कर सकते हैं, हम यहाँ क्रोमियम यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा 52, मैंगनीज यूज़ करते हैं दैट इज़ 55, आयरन यूज़ करते हैं 56। देन हम क्या यूज़ कर सकते हैं, और यस कॉपर यूज़ करते हैं 63.5। देन हम जिंक बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं दैट इज़ 65। देन हम ब्रोमीन यूज़ करते हैं 80। सिल्वर हो गया इमरजेंसी नंबर 108। देन आयोडीन आप बहुत यूज़ करते हैं दैट्स 127 एंड लेड बस 207। ठीक है, चलिए ये सारे कॉपी डाउन कर लीजिए और ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, इनको जल्दी से कॉपी डाउन करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, कॉपी करिए, जो भी करना है। ठीक है, इसको जल्दी से कॉपी करिए और ये इतने एलिमेंट्स तो आपको कम से कम याद होने चाहिए। रोहित अभी हम पहले पढ़ लें, फिर हम सारी बातचीत करेंगे। ठीक है, ये बातों में टाइम निकल जाता है। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लें, राइट, फिर हम बात करते हैं सारी। और अभी तो आप क्लास 8th में हो कि 9th में हो बेटा? आप क्लास 8th में हो कि 9th में हो? चलिए, आई होप आपने ये कॉपी कर लिया होगा। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे एटॉमिसिटी की। एटॉमिसिटी क्या होती है? एटॉमिसिटी की आपको बार बार जरूरत पड़ेगी मोल कॉन्सेप्ट को करने के लिए। तो एटॉमिसिटी होती है नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, अब ये सब्सटेंस एलिमेंट भी हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकता है। एटॉमिसिटी क्या होती है? एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे एटॉमिसिटी के हिसाब से एलिमेंट्स की भी बात कर लेते हैं और यहाँ कंपाउंड्स की भी बात कर लेते हैं। राइट, तो चलिए इसके हिसाब से, हाँ, या तो मोनो एटॉमिक हो सकता है सब्सटेंस, या डाई एटॉमिक हो सकता है, या फिर ट्राई एटॉमिक हो सकता है, टेट्रा एटॉमिक हो सकता है, या फिर पॉली एटॉमिक हो सकता है। ठीक है, पहले इन टर्म्स को हम समझ लें। मोनो एटॉमिक क्या होता है बेटा? मोनो मीन्स वन, एटॉमिक आपको समझ में आ रहा है कि एक एटम है। डाई यानी कि 2 और यहाँ 2 एटम्स हैं। ट्राई यानी कि 3 एटम्स हैं। टेट्रा यानी कि 4 एटम्स हैं। और पॉली एटॉमिक यानी कि 4 से ज्यादा एटम्स हैं। ठीक है, तो इनके एग्जाम्पल्स की तरफ हम चलते हैं। मोनोएटॉमिक एलिमेंट, ऐसा कोई एलिमेंट बताइए जिसका एक एटम एग्जिस्ट कर सकता हो फ्रीली नेचर में, जैसे कि हीलियम, ठीक है, गोल्ड। ऑलराइट, ये 2 एग्जाम्पल्स मैंने दे दिए, ऐसे आप और एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। कंपाउंड का बताइए। चलिए आपकी तरफ एक सवाल, एग्जाम्पल बताइए जल्दी से, जल्दी से एग्जाम्पल बताइए। किसका? कंपाउंड का, मोनोएटॉमिक कंपाउंड का। जल्दी बताइए, लेट मी सी, कैन यू थिंक ऑफ इट? मोनोएटॉमिक कंपाउंड का एग्जाम्पल बताइए। लेट मी सी हाउ मच यू कैन थिंक ऑफ, जल्दी बताइए। मोनोएटॉमिक कंपाउंड का एग्जाम्पल। बहुत बढ़िया, H2 कंपाउंड है, ये तो मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट है। H2O, गिनो बेटा कितने एटम्स हो गए H2O में? 3 एटम्स हो गए ना ध्रुव? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। गेमिंग जोन का क्या नाम था? गेमिंग जोन क्या नाम है आपका?
गेमिंग जोन, देयर इज नो सच एग्जाम्पल। क्यों? कंपाउंड के लिए व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंपाउंड? क्या होता है जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस, दो सब्सटेंस भी कंबाइन कर रहे हैं आपस में, तो दो का एक एक एटम तो कर ही रहा होगा ना, तो दो एटम्स हो गए ना। सो देयर इज नो एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड विद अ सिंगल एटम। आप सोच नहीं पाए इतना। अरुण, वैभव, चलिए वैभव, वेरी गुड वैभव। रोहित, O2 इज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल। चलिए, बिल्कुल सही। वैसे तो कोई एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, कोई कंपाउंड है ही नहीं। बिल्कुल सही रोहित। चलिए, डायटोमिक मॉलिक्यूल O2, H2, राइट, N2, Cl2 एटसेट्रा, जिनके दो एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल बनाए। एलिमेंट का एग्जाम्पल है, राइट, डायटोमिक मॉलिक्यूल एलिमेंट का। ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, और भी हो गए, राइट। देन कंपाउंड की अगर हम बात करें तो दो एटम्स वाला कंपाउंड, जैसे कि HCl हो गया, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, ऐसे आप और एग्जाम्पल्स यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ दो ही एटम्स हो, NaCl हो गया, एटसेट्रा, राइट। देन ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल हो गया ओजोन, O3, तीन एटम्स हैं एक मॉलिक्यूल में, और ये एलिमेंट का मॉलिक्यूल है। दिस इज अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, यानी कि सारे एटम्स एक जैसे हैं, ठीक है, सारे एटम्स एक ही एलिमेंट के हैं। सो ये होमो एटॉमिक है सब, राइट। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल ऑल्सो। ट्राई एटॉमिक कंपाउंड बहुत सारे हो सकते हैं, H2S, H2O, देन यू कैन से CO2 एटसेट्रा। यहाँ पे आप और भी एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल, टेट्रा एटॉमिक यानी कि एक मॉलिक्यूल में चार एटम्स, सो P4 is an example of tetraatomic molecule of element. Now tetraatomic molecule of a compound, आप यहाँ लिख सकते हैं अमोनिया, then hydrogen peroxide, then SO3 etc. और भी एग्जाम्पल्स आप सोच के लिख सकते हैं। आप जितना सोचते जाएंगे और एग्जाम्पल्स लिखते जाएंगे, उतने आपके दिमाग में नए नए कंपाउंड्स आते चले जाएंगे और आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे। ये बिल्कुल बेसिक बात है, आसान, बहुत आसान बात है, लेकिन ये बहुत जरूरी भी बात है, ठीक है। तो ये अच्छे से आपको समझ इस चीज की होनी चाहिए, राइट। देन पॉलीएटॉमिक, पॉली मीन्स मेनी एटम्स, मोर देन 4, सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं S8, C16, ये है बकमिंस्टर फुलरीन ग्रेफाइट, ये कार्बन का एक एलोट्रोप है, राइट, S8 सल्फर का मॉलिक्यूल। देन यहाँ पे तो आप बहुत सारे एग्जांपल्स लिख सकते हैं, H2SO4, देखिए इसकी एटॉमिसिटी क्या है, 4 + 1 5 6 7, ठीक है। मैंने ये क्वेश्चन पूछा था लास्ट क्लास में, आपसे कहा था इसको कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। कुछ बच्चों ने किया भी था, वेरी गुड, मैंने उनको रिप्लाई भी किया है वहाँ पे। ऑलराइट, फिर यहाँ पे आप C6H12O6 ग्लूकोज, C17H35 COO Na, कुछ भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिनके अंदर चार से ज्यादा एटम से मिलके बने हुए हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट एटॉमिसिटी, जो आपको पता होनी चाहिए, जो अभी आपको कैलकुलेशंस में यूज में आने वाली है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने ये कॉपी डाउन कर लिया होगा। कोई सवाल है यहां तक? बेटा अरुण, ये हाँ वेरी गुड, NaCl आपने सही लिखा था रोहित। ये किस क्लास का है? ये 11th का भी है, ये 9th का भी है। ये सब बेसिक बातें हैं जो आपको जरूरी है। अरुण बस बेटा, मैंने आपका जवाब दे दिया। एलोट्रोप मीनिंग, एलोट्रोप का मतलब मैंने आपको समझाया था जब मैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ा रही थी, और उससे पहले भी वैभव, मैंने कहा था एलोट्रोप क्या होता है। एलोट्रोप होता है एक एलिमेंट अगर अलग अलग स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट करता है। याद करो मैंने कार्बन का ही एग्जाम्पल दिया था कि डायमंड और ग्रेफाइट के फॉर्म में। आप अगर आपने क्लास नहीं सुनी है तो वाली क्लास सुनिएगा। कार्बन, डायमंड और ग्रेफाइट दोनों के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और दोनों की ही फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं बिकॉज उनका स्ट्रक्चर अलग है। सो ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे स्ट्रक्चर्स जो अलग अलग, एक ही एलिमेंट अलग अलग स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करे, तो उन स्ट्रक्चर्स को एलोट्रोप्स कहते हैं, और इस फिनोमिनन को एलोट्रोपी कहते हैं। अरुण, आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन बेटा। ये क्लास 11th का भी है और क्लास 9th का भी है, ठीक है। ये एक्चुअली NSE-JS का सिलेबस है। ओके, सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू प्रोसीड टू, हाँ
अब मेरा आपसे सवाल एटॉमिक मास से रिलेटेड, चलिए मैंने आपको यहाँ पे मासेस लिखवाए, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि ऑक्सीजन का मास होता है, एटॉमिक मास है 16 ग्राम्स। तो एटॉमिक मास से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, अगर मैं एटॉमिक मास की बात कर रही हूँ, ठीक है, और मैं आपसे कह रही हूँ कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, एक एटम का मास है, ऑक्सीजन के एक एटम का मास है 16 AMU, और वहीं पर मैं आपसे कह रही हूं कि ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास है, ग्राम एटॉमिक मास है 16 ग्राम्स। अभी 1 AMU का मतलब तो ये हो गया कि एक एटम का मास है 16 AMU, ठीक है, यानी कि वो 1/12 ऑफ कार्बन 12 से 16 टाइम्स हैवियर है, यानी कि जो रिलेटिव एटॉमिक मास है, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑक्सीजन का 16 है, 1/12 ऑफ कार्बन 12 से 16 टाइम्स हैवियर है। तो ये तो हम एक एटम की बात कर रहे हैं, और फिर आप यहाँ पे कह रही हो कि ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास किसका होता है, Na पार्टिकल्स का मास, ठीक है, Na पार्टिकल्स का मास वो 16 ग्राम्स है। तो ऐसा कैसे हो सकता है, ये सवाल मन में क्यों नहीं आया आपके, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक एटम का मास भी 16 है और 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स का मास भी 16 है, राइट। तो यहां पे आपको इस कॉन्सेप्ट को, कितने लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, कितने लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, जल्दी बताओ। चलो तो देखते हैं हम इसको, इसका मतलब क्या है, इससे हम क्या समझते हैं, इस बात का मतलब समझ लेते हैं। तो मैंने कहा कि एक एटम का मास है 16 ग्राम्स, 16 AMU, और यहां पे मैंने कहा ग्राम एटॉमिक मास यानी कि Na पार्टिकल्स का मास। तो मैं कह रही हूं यहां पे मास ऑफ 1 एटम इज इक्वल टू 16 AMU। तो मास ऑफ Na यानी कि एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, Na पार्टिकल्स, ये Na की वैल्यू कितनी है, दैट्स एवोगाड्रोस कांस्टेंट 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है, ये है इसकी वैल्यू, विल बी इक्वल टू 16 AMU इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है, एक एटम का मास इंटू Na एटम्स का मास, करेक्ट, राइट। नाउ इफ यू रिमेंबर 16 इंटू 1 AMU की वैल्यू कितनी थी, 16 AMU तो AMU में है, अब इसकी वैल्यू ग्राम्स में कितनी थी, याद करो, 1.66 इंटू 10⁻⁻24, याद करो हमने ये बात करी थी, 1 AMU कितना होता है, ये बात हमने करी थी, कहाँ करी थी, मैं आपको दिखाना चाहूंगी, हमने 1 AMU की वैल्यू निकाली थी, ये रही, 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स, मैंने कहा था इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो ये कहाँ से आया था, हमने 1 कार्बन एटम के मास को 1/12 ऑफ कार्बन 12, एग्जैक्टली हमने 1 AMU को क्या कहा था, 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 इज 1 AMU, और AMU ग्राम्स में कितना होता है, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स, इसी को हमने यहाँ पे अप्लाई किया है, ठीक है, वही AMU की वैल्यू रखी है, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, ग्राम एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं, हम क्या बात कर रहे हैं, हम ग्राम एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं। तो 16 इंटू 1 AMU, ग्राम्स में AMU की वैल्यू है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। तो अब अगर हम इसे सॉल्व करें, ये 23 से ये 24 कट जाएगा, 10 बचेगा इंटू में से यहाँ पे, और इसको मैं अगर कन्वर्ट कर लूँ, देखो इसको भी कन्वर्ट कर लूँ किसमें, इसको भी मैं अगर 10/6 लिख दूँ तो 1.66 आएगा, और उस 10 से ये 10 कट जाएगा, ठीक है।
तो इसको मैं अगर यहाँ पे, चलो इसको यहाँ मैं लिख ही देती हूँ, कितना, एक 10 ये यहाँ बच गया, -1, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पे 16 इंटू इसको मैं 10/6 लिख दूँ, इंटू 10⁻⁻1 इंटू, इसको भी मैं राउंड ऑफ करके मैं अगर इसको 6 लिख दूँ, 6 इंटू 6 और इंटू 10⁻23 तो कट ही चुका है, ठीक है। राइट, तो अब आपको क्या दिख रहा है, इस 6 से ये 6 कटा, ये 10 से 10⁻⁻1 कटा, आपको क्या मिलता है, यहाँ पे ये ग्राम्स था, ये वाला ग्राम्स था, तो आपको क्या मिलता है यहाँ 16 ग्राम्स। तो न्यूमेरिकली ये वैल्यू सेम आ रही है, न्यूमेरिकली ये वैल्यू सेम आ रही है। इसको एक बार देखिए, 1.66 को हम 10/6 भी लिख सकते हैं, उसको 10 को 6 से डिवाइड करेंगे तो भी हमको यही मिलने वाला है, ठीक है, राइट। ओके, सो आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी एकदम क्लियर हो गया होगा कि जब हम एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास की बात करते हैं तो न्यूमेरिकली वो सेम आता है, लेकिन मतलब दोनों का अलग अलग होता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस की। एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस, एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस क्या कह रहा है, एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस कहता है कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस, एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस कहता है कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी कि अगर हम सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस को सेम रखते हैं तो इक्वल वॉल्यूम, अगर सेम वॉल्यूम लेते हैं हम दो अलग अलग गैसेस की, तो उनके अंदर सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। तो यहां पे हम इसको लिख सकते हैं डायरेक्टली, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस हैव contain same number of particles at similar conditions of temperature and pressure, ठीक है। तो यहां से निकल के आता है V is directly proportional to N, यानी कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन इट, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इन इट, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलराइट, तो हम यहाँ पे इसको ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से अगर हमें प्रेशर की बात समझ आ रही है तो प्रेशर की स्टैंडर्ड यूनिट्स की हम बात करें, प्रेशर की स्टैंडर्ड यूनिट्स या हम जो यूनिट्स रेगुलरली यूज करते हैं उन यूनिट्स की अगर हम बात करें तो प्रेशर के लिए यूनिट्स जो हम यूज करते हैं, प्रेशर के लिए जो यूनिट्स हम यूज करते हैं, हम 1 atm यूज करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में बात करते हैं 1 atm, और इसका कन्वर्जन हम देखें अगर 101325 पास्कल्स, या इसको हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कहते हैं, ठीक है, 101325 पास्कल्स या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एक ही बात है, राइट। इसके अलावा एक और यूनिट होती है 1 बार, तो 1 बार के अंदर 10⁵ पास्कल्स होते हैं। तो आपको यहाँ दिख रहा है ये 1 बार जो है वो थोड़ी सी छोटी है, 1 पास्कल्स, ये पास्कल्स से थोड़ी सी छोटी है, ठीक है। और इसी को अगर हम 1 atm को अगर हमको बार में कन्वर्ट करना हो तो हम देखेंगे इट इज 1.01325 बार। तो 1 atm हम कह सकते हैं इट्स ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 बार, लेकिन थोड़ा छोटा है, कितना, 1 atm को अगर हम बार में एग्जैक्टली देखना चाहें तो इट इज 0.987 atm, सॉरी 1 बार, इसमें
1 bar इज इक्वल टू 0.987 ATM। ये ऑलमोस्ट इक्वल है, सेम नहीं है, थोड़ा सा छोटा है, ठीक है, 1 ATM से थोड़ा सा छोटा है, राइट। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट यहाँ पे कौन सी और यूनिट हमको पता होनी चाहिए, अगली यूनिट जो हमको पता होनी, यूनिट जो हमें पता होनी चाहिए वो हमें वॉल्यूम की यूनिट्स पता होनी चाहिए, क्योंकि आगे हम जो करने जा रहे हैं वो हम करने जा रहे हैं गैस के लिए मोल्स का क्या रिलेशन है, ठीक है। अगर कोई गैसियस सब्सटेंस है उसके कैसे मोल्स निकालेंगे, तो गैसेस जो फॉलो करती हैं वो फॉलो करती हैं, आइडियल गैसेस जो लॉ फॉलो करती हैं वो है PV इज इक्वल टू nRT। तो उसके अंदर प्रेशर की यूनिट्स की हमने बात कर ली। नेक्स्ट हम बात करेंगे वॉल्यूम की यूनिट्स की। हाँ बिल्कुल सही, 1 ATM इज इक्वल टू टॉर, टॉर भी आप यूज कर सकते हैं, बिल्कुल शांतनु, बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल रख सकते हैं, 1/NA भी रख सकते हैं, बिल्कुल सही वैभव, वो भी रख सकते थे, ठीक है, बिल्कुल वो भी रख सकते थे, 1/NA करेक्ट है। चलिए तो आइडियल गैसेस, आइडियल गैस कौन सी इक्वेशन फॉलो करती है, कि स्टेट इक्वेशन क्या है, PV इज इक्वल टू nRT। तो प्रेशर की यूनिट्स मैंने आपको यहाँ बता दी हैं। वॉल्यूम की यूनिट्स के बारे में बात करते हैं। वॉल्यूम की जो यूनिट है वो हम किस में लेते हैं, वॉल्यूम की यूनिट हम ले सकते हैं 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। कन्वर्जन देख लें, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और इसी को हम मिलीलीटर भी कह देते हैं, और इसी बात को मैंने यहाँ लिख भी दिया है, 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गई हमारी वॉल्यूम की यूनिट्स, और गैस कांस्टेंट की यूनिट्स भी मैं इसी पेज पे लिखना चाहूंगी ताकि आपको सेम पेज पे मिल जाए। आर क्या है, आर इज द गैस कांस्टेंट, आर क्या है, आर इज द गैस कांस्टेंट। इसमें दिस इज प्रेशर, दिस इज वॉल्यूम, this is number of moles, this is gas constant, and this is temperature, ठीक है। तो ये क्या है, ये इक्वेशन ऑफ स्टेट है, इक्वेशन ऑफ स्टेट है किसकी, किसी भी आइडियल गैस की, यानी कि किसी आइडियल गैस की स्टेट को बताने के लिए हमें इस इक्वेशन को अप्लाई करना पड़ता है। सो दैट इज कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ एन आइडियल गैस। और इसके अंदर जो भी वेरिएबल्स यूज किए गए हैं, जिन पे वेरिएबल्स यानी कि वो एंटिटीज जिनके ऊपर गैस की कंडीशन डिपेंड करती है, ठीक है। तो प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, गैस कांस्टेंट एंड टेम्परेचर, इन पांचों पे किसी भी गैस की कंडीशंस डिपेंड करती हैं, राइट। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या कर लिया है, यूनिट्स कर ली है किसकी, प्रेशर की, देन हमने यूनिट्स कर ली हैं किसकी, वॉल्यूम की। और टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है भाई, केल्विन, यस केल्विन, टेम्परेचर इज ऑलवेज इन केल्विन, केल्विन स्केल में मेजर करते हैं टेम्परेचर। अब आ जाते हैं हम गैस कांस्टेंट के ऊपर, ठीक है। गैस कांस्टेंट आई वांट टू गिव इट टू यू ऑन दिस पेज इटसेल्फ, भटकना नहीं पड़े। आर, गैस कांस्टेंट। तो गैस कांस्टेंट जो है उसकी यूनिट्स होती हैं, अब आप देखो गैस कांस्टेंट ये दिख रहा है, PV प्रेशर की ATM, वॉल्यूम की लीटर, तो ATM इंटू लीटर डिवाइड बाय टेम्परेचर, एंड ये क्या है, मोल्स, मोल्स इंटू टेम्परेचर, ये हो जाएगी गैस कांस्टेंट की यूनिट, ठीक है। इन दोनों यूनिट्स को, इन दोनों टर्म्स को उठा के PV के नीचे लाओगे तभी आर आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर की यूनिट्स भी तो वैसे ही आएंगी, ATM इंटू लीटर डिवाइडेड बाय मोल्स इंटू टेम्परेचर, दैट्स केल्विन, ठीक है, मोल इंटू केल्विन। तो यहाँ पे ATM लीटर यूनिट क्या हो जाएगी, ATM इंटू लीटर, ये डॉट इंटू लीटर डिवाइड बाय मोल इंटू केल्विन, ठीक है। और वैल्यू क्या है गैस कांस्टेंट की, 0.0821 ATM लीटर मोल केल्विन, ठीक है। और दूसरा एक और कन्वर्जन होता है, इसकी एक और वैल्यूज हम लेते हैं, एक और वैल्यू हम लेते हैं 8.314 जूल्स में, ठीक है, जूल्स
पर मोल केल्विन। अब ये एटीएम लीटर क्या है, पीवी, पीवी फॉर्मूला होता है वर्क डन का भी, प्रेशर इनटू वॉल्यूम वर्क डन का भी फॉर्मूला होता है। आगे आप जाके पढ़ेंगे कि प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन का भी फॉर्मूला होता है, तो हमने वर्क डन यहाँ जूल्स में लिया है, ठीक है। देन एक और फॉर्मूला होता है एनर्जी के टर्म्स में, कैलोरीज के टर्म्स में, तो इट इज इक्वल टू 1 पॉइंट, गैस कांस्टेंट की वैल्यू ये लर्न करनी है, गैस कांस्टेंट की वैल्यू ये लर्न करनी है आपको 1.98, या फिर इसको हम 2 भी लिख सकते हैं, 2 कैलोरीज पर मोल केल्विन, कैलोरीज पर मोल केल्विन। तो नीचे वाली ये N और T इनकी यूनिट्स देखिए कांस्टेंट है, सिर्फ P और V की यूनिट्स के साथ खेल रहे हैं, तो यहाँ आपको 3 वैल्यूज दे दी हैं R की, दैट्स गैस कांस्टेंट, जो आपको लर्न करनी है। क्या, PV इज इक्वल टू NRT, PV इज इक्वल टू NRT। इसके अंदर हमने प्रेशर की यूनिट्स ली थी 101325 पास्कल्स या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, then 1 bar is equal to 10 to power 5 pascals, then 1 atm is equal to 1 point, अब इससे हम इसको डिवाइड कर दें, 10 to power 5 से डिवाइड कर दें तो इतनी बार की वैल्यू आ जाएगी 1.01 इंटू 325 बार, और 1 बार जो है वो 1 atm से थोड़ा सा ही छोटा होता है, तो अगर हम उसको कैलकुलेट करें तो 1 बार इज इक्वल टू 0.987 atm, ठीक है। तो ये वैल्यूज आपको लगभग पता होनी चाहिए। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर हम कहते हैं, हम किस यूनिट में लेते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन, केल्विन स्केल पे ली जाती है। तो मैंने आपको यहाँ प्रेशर की यूनिट्स बताई हैं, वॉल्यूम की, टेम्परेचर की, गैस कांस्टेंट की, ठीक है, 4 यूनिट्स की हमने बात करी, और मोल तो आपको पता ही है, नंबर ऑफ मोल्स। ऑलराइट, तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या, यहाँ पे हमने सारे कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज देख ली और आपको ये वाली याद होनी चाहिए, ठीक है, ये वाली आपको एग्जैक्टली याद होनी चाहिए। गैस कांस्टेंट आपको, दूसरी चीज क्या है, अगर क्वेश्चन में आपको यूनिट से भी कई बार चेक करना पड़ेगा कि गैस कांस्टेंट आपको किस यूनिट में लेना है, तो एटीएम लीटर पर मोल केल्विन लेना है। एटीएम में अगर प्रेशर दिया गया है तो आप ये वाली यूनिट लेंगे, अगर वहां जूल्स में वर्क डन ऐसे कुछ करके दिया गया है तो आप यहाँ पे 8.314 लेंगे, जो अभी फिलहाल कम यूज में आएगा। और कैलोरीज में अगर वैल्यू दी गई है तो आप 1.98 या फिर 2 कैलोरीज लेंगे, जब आपसे काफी सारे थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन करके पूछे जाएंगे तब। लेकिन अभी फिलहाल मोल कॉन्सेप्ट के अंदर ये वाली 0.0821 यूनिट जो है आपकी बार बार काम में आने वाली है। ऑलराइट, लेट मी हैव अ वाटर ब्रेक। आई होप आपको यहां तक चीजें क्लियर होंगी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इन्हीं यूनिट्स को, इन्हीं सब चीजों को यूज करके आगे बढ़ते हैं और कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ, calculate the volume of 1 mole of an ideal gas, calculate the volume of 1 mole of an ideal gas at 1 atm and 273 Kelvin, ठीक है, at 1 atm and 273 Kelvin। नाउ आपने पढ़ा है PV इज इक्वल टू NRT, ठीक है। 1 मोल गैस की वॉल्यूम कैलकुलेट करने को कही गई है एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या कही गई है, ध्यान से देखिए, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे आपसे 1 मोल गैस की वॉल्यूम कैलकुलेट करने को कही गई है। सो वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस, PV इज इक्वल टू NRT। तो प्रेशर यहाँ पे हो गया, वॉल्यूम कैलकुलेट करने को कही गई है, तो मोल्स कितने हैं, 1। प्रेशर आपको एटीएम में दिया गया है, इसलिए आप वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0.0821 इंटू टेम्परेचर 273 केल्विन, 273 अपॉन प्रेशर दिया गया है 1 एटीएम, इसको मल्टीप्लाई करिए और आपका आंसर आएगा 22.4 लीटर्स, 22.4 liters, and this volume of 1 mole gas at standard temperature pressure is known as
मोलर वॉल्यूम, क्या कहते हैं इसको हम, मोलर वॉल्यूम एट 1 atm एंड 273 केल्विन। क्या कहते हैं, एक मोल गैस का कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, दैट्स मोलर वॉल्यूम, और उसकी वैल्यू है 22.4 लीटर्स। ये याद रखनी है आपको, ये क्वेश्चन में काम आएगी जब हम मोल कॉन्सेप्ट अब जो हम करने जा रहे हैं, मतलब अब जो हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं उसके अंदर ये बार बार काम आएगी आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस कैलकुलेट करने के लिए। ऑलराइट, अब अगर हम यही कंडीशन थोड़ी सी बदल दें, ठीक है, हम यहीं पे कंडीशन थोड़ी सी बदल दें, क्योंकि आपको ये एक प्रेशर टेम्परेचर, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 1 mole of an ideal gas at 1 bar and 273 Kelvin। जल्दी से सेम फॉर्मूला यूज करिए और वैल्यूज डालिए, जल्दी करिए, कैलकुलेट करिए, इसकी वॉल्यूम बताइए, जल्दी से कैलकुलेट करके इसकी वॉल्यूम बताइए। जल्दी से कैलकुलेट करके इसकी वॉल्यूम बताइए। चलिए कैसे करेंगे इसको, अगेन सेम फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे अगेन सेम फॉर्मूला लगाएंगे, क्या करेंगे, PV इज इक्वल टू nRT, तो यहाँ पे वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है, तो प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू हो जाएगी 0.987 atm। कैसे 1 बार इज इक्वल टू 0.987 atm। अभी आपको यहाँ पे हमको गैस कांस्टेंट यूज करना है, तो गैस कांस्टेंट हम किस में यूज करेंगे, 0.0821 atm पर लीटर में यूज करेंगे, atm लीटर इंटू मोल केल्विन में यूज करेंगे। तो हमको इसीलिए प्रेशर की वैल्यू किस में रखनी पड़ेगी, atm में रखनी पड़ेगी। आपको बार दिया है तो बार में atm की क्या वैल्यू है वो उठा के रखनी पड़ेगी। सो दिस इज व्हाई आई डिस्कस दिस अर्लियर। तो अब यहाँ पे आपको गैस कांस्टेंट ना, वो मोल्स तो कांस्टेंट है, 1 की बात कर रहे हैं, 1 मोल दिया हुआ है, फिर गैस कांस्टेंट है 0.0821 इंटू 273 डिवाइडेड बाय 0.987। अब आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर में कुछ आ गया, यहाँ 1 था, 1 से कुछ कम आ गया। अब अगर डिनोमिनेटर थोड़ा कम हो गया है तो वॉल्यूम, डिनोमिनेटर थोड़ा कम हो गया है तो वॉल्यूम थोड़ी बढ़ जाएगी। नाउ दिस इज गोइंग टू कम अप टू 22.7 लीटर्स। नाउ दिस इज द वॉल्यूम एट 1 bar pressure. This is the volume at molar volume at 1 bar pressure. This is the molar volume at 1 bar pressure. ठीक है, आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। ठीक है, नाउ अब आपको अगर यहाँ पे मैंने आपको बताया कि STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, अर्लियर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर जो है वो लिया जाता था, कितना, स्टैंडर्ड प्रेशर जो लिया जाता था वो लिया जाता था 1 atm। अभी स्टैंडर्ड प्रेशर जो है, न्यू स्टैंडर्ड प्रेशर इज 1 बार, क्या है, 1 बार। दिस इज द न्यू स्टैंडर्ड प्रेशर। तो अगर आपसे कोई कैलकुलेशंस आ रहे हैं तो आपको अभी तो पुराना वाला 1 atm ही लेके चलना है, अनलेस मेंशन किया गया हो कि 1 बार प्रेशर अप्लाई करें या न्यू स्टैंडर्ड प्रेशर अप्लाई करें, तो आप ये वैल्यू लें 0.987 atm। अदरवाइज अभी जो कैलकुलेशंस कर रहे हैं उसके अंदर 22.4 ही मोलर वॉल्यूम लेके चले। मतलब 1 atm की बात कर रहे हैं अगर स्टैंडर्ड प्रेशर, तो मोलर वॉल्यूम हो जाएगी 22.4, और अगर 1 बार की बात कर रहे हैं तो वॉल्यूम हो जाएगी 22.7 लीटर्स। तो आप क्वेश्चन को देख के करिएगा, और साथ में किसी भी क्वेश्चन पेपर में, जैसे IGSO का जो पेपर आता है उसका जो फ्रंट पेज होता है उसके जस्ट पीछे सारी यूनिट्स मेंशन्ड होती हैं, उसके जस्ट पीछे सारी यूनिट्स और उसकी वैल्यूज मेंशन्ड होती हैं वहाँ पे कि आपको कौन सी वैल्यू लेनी है। तो उन वैल्यूज को कंसिडर करें आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मान लीजिए
कि किसी सब्सटेंस का मोलर मास दिया है, ठीक है, तो जैसे कॉपर का मोलर मास है, कॉपर का मोलर मास हमने कितना बताया अभी यहाँ पे 63.5, ठीक है, 63.5 कहाँ गया, ये रहा, है ना। तो ऐसे पेपर के अंदर दिया हुआ था 63 कंसिडर करिए, कैलकुलेशंस के लिए 63 कंसिडर करिए, तो वहां पे हमें 63 ही कंसिडर करना है क्योंकि क्वेश्चन उन्होंने 63 के हिसाब से सेटअप किया है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर उन्होंने कोई इंस्ट्रक्शन दे रखा है और वो बिल्कुल फ्रंट पेज के पीछे होता है, जहां इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसी के पीछे स्टैंडर्ड वैल्यूज होती हैं, उनको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, उनको आपको ध्यान में रखना है। वहां जो वैल्यू दी गई है वही यूज करनी है, वहां जो वैल्यू दी गई है वही यूज करनी है, राइट। तो ये वैल्यूज वहां पे दी जाती हैं, मेंशन कर दिया जाता है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगेन मैं इस पॉइंट को बार बार हाईलाइट करूंगी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दिस, ठीक है। दिस इज द न्यू स्टैंडर्ड प्रेशर, ठीक है, लेकिन यूज तब करना है जब मेंशन किया जाए। सो दिस इज द न्यू मोलर वॉल्यूम एट 1 bar pressure, molar volume at 1 bar pressure. I hope this is clear. Molar volume at 1 bar pressure. इतनी बात क्लियर है? ओके, वेरी गुड क्रिश। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और चीज देख लेते हैं हम यहाँ पे, एक और कैलकुलेशन। यस, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 1 mole of an ideal gas, 1 mole of an ideal gas at 300 Kelvin, at 300 Kelvin and 1 atm। अभी 300 केल्विन क्या है? 300 केल्विन क्या है? 25 डिग्री सेल्सियस। क्या है? 25 डिग्री सेल्सियस। 300 केल्विन क्या है? 25 डिग्री सेल्सियस, और जिसको हम कहते हैं रूम टेम्परेचर। क्या कहते हैं? रूम टेम्परेचर। जनरली हम क्या मान लेते हैं? 25 डिग्री सेल्सियस को रूम टेम्परेचर मान लेते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, मैंने यहाँ कन्वर्जन नहीं बताया, मेरे को लगा शायद आपको आता होगा, फिर भी बता देती हूँ। डिग्री सेल्सियस में 273 प्लस करेंगे तो केल्विन का टेम्परेचर आ जाएगा, ठीक है। दिस केल्विन स्केल इज नोन एज एब्सोल्यूट स्केल। ऐसा क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इसके अंदर सारी वैल्यूज जो हैं वो पॉजिटिव आती हैं। इसको हम क्यों एज अ स्टैंडर्ड टेम्परेचर यूज करते हैं? स्टैंडर्ड टेम्परेचर के लिए हम केल्विन स्केल क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इसके अंदर सारी वैल्यूज पॉजिटिव आती हैं। जो 0 डिग्री सेल्सियस है उससे 27 डिग्रीज 273 डिग्रीज तक नीचे तक नेगेटिव वैल्यूज जो होती है वो भी केल्विन स्केल पे पॉजिटिव आती हैं, तो कैलकुलेशंस इजी हो जाते हैं। देयरफॉर केल्विन स्केल इज चोजन एज द स्टैंडर्ड स्केल, ठीक है। चलिए, तो हाँ, अब यहाँ पे हम कैलकुलेट कर रहे थे, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 300 केल्विन। रूम टेम्परेचर पे 1 मोल आइडियल गैस की क्या वॉल्यूम होगी? रूम टेम्परेचर पे 1 मोल आइडियल गैस की क्या वैल्यू होगी? चलिए कैलकुलेट करिए जल्दी से। वॉल्यूम इज इक्वल टू, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहे हैं हम, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 इंटू 1 मोल। आर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 0.0821 टेम्परेचर 300 केल्विन डिवाइडेड बाय 1 atm। सो ये कितना निकल के आएगा? 24.63 लीटर्स। 24.63 लीटर्स। कितना? 24.63 लीटर्स। तो यहाँ पे आपको नई वॉल्यूम फिर से मिल गई है, मोलर वॉल्यूम एट रूम टेम्परेचर। तो आपको दिख रहा है टेम्परेचर के साथ वेरिएशन हो रहा है यहाँ पे। 1 मोल एट 22.4 लीटर्स, 1 मोल एट मोलर वॉल्यूम एट 1 atmospheres, molar volume at 1 atmospheres is 22.4 liters, molar volume at 1 atmospheres and 1 bar पे is 22.7 liters,
and molar volume at 300 Kelvin is 24.63 liters. चलिए, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। और ये जो मोल्स हैं, हम ये वाली जो इक्वेशंस हैं, ये हम सिर्फ गैसेस के लिए यूज करते हैं, सिर्फ गैसेस की वॉल्यूम्स को कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं। तो यहां से एक फॉर्मूला निकल के आता है मोल्स के लिए, मोल्स ऑफ गैसेस। कैसे कैलकुलेट करेंगे मोल्स ऑफ गैसेस, कैसे कैलकुलेट करेंगे? n इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन मोलर वॉल्यूम, अपॉन मोलर वॉल्यूम, या आप गिवन वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस एट 1 atm एंड 273 केल्विन, इसको स्पेसिफाई भी कर सकते हैं एट STP। ठीक है, STP, एट STP ऑफ एन आइडियल गैस। हम हर गैस को यहाँ आइडियल गैस अज्यूम करके कैलकुलेशंस करते हैं फिलहाल। ठीक है, हम हर गैस को यहाँ आइडियल गैस मान के कैलकुलेशन करते हैं। गिवन वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस अपॉन मोलर वॉल्यूम, दैट इज 22.4 लीटर्स और 22.4 लीटर्स। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? गुड इवनिंग बेटा। चलिए, गुड क्रिश, द एस्पायर, वेरी गुड इवनिंग। चलिए, अब करते हैं हम कुछ क्वेश्चंस। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन। अब उठाइए पेन पेपर और लिखना चालू करिए, क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करिए। पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट द, इतनी जानकारी के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन each of the following, each of the following. Okay, first one, 11 grams of carbon dioxide. Second one, 3.01 into 10 to power 22 molecules of carbon dioxide, and C part 1.12 liter of carbon dioxide at STP. चलिए, पहला क्वेश्चन है, मैं आपको सॉल्व करने का तरीका बताती हूँ ताकि साथ साथ आप सॉल्व कर पाए। ओके, फर्स्ट पार्ट, हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? हमने फॉर्मूला पढ़ा था, मोल का मास दिया हुआ है तो मास वाले रिलेशनशिप से हमको फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। मास वाले रिलेशनशिप के लिए हमने नंबर ऑफ मोल्स क्या लिखा था? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। फिर हमने नंबर के टर्म्स में भी बात करनी है तो गिवन नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एवोगाड्रोस कांस्टेंट। फिर वॉल्यूम के टर्म्स में बात करनी है मोल्स की तो गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। ठीक है, गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। तो ये जो तीन फॉर्मूले हैं इनको हमको यूज करना है, ये जो तीन रिलेशनशिप्स हैं मोल की, इन्हें हमें यूज करना है। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसा कैसा पूछा जा सकता है? ये देख के ये पूछ ले, तीनों बराबर है, A इज इक्वल टू बी, मतलब A भी मोल के बराबर है, B भी मोल के बराबर है, C भी मोल के बराबर है, तो A इज इक्वल टू बी एंड B इज इक्वल टू C एंड C इज इक्वल टू A। ठीक है, ये सब आपस में रिलेट हो गए। तो अगर आपको गिवन ये मास दे के नंबर ऑफ एटम्स पूछ लिए जाएं तो वो कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि नीचे वाले दो ये वेरिएबल्स कांस्टेंट हैं। गिवन मास भी, मोलर मास भी कांस्टेंट है और एवोगाड्रोस नंबर भी कांस्टेंट है और मोलर वॉल्यूम भी कांस्टेंट है। तो ऊपर वाले कोई भी वेरिएबल आपसे पूछे जा सकते हैं या मोल्स पूछे जा सकते हैं, क्योंकि नीचे वाले तीनों कांस्टेंट है। एक दे के दूसरा और तीसरा पूछा जा सकता है। सो आई होप आप ये बहुत अच्छे से कर पाएंगे क्योंकि बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। ऑलराइट, फर्स्ट पार्ट, 11 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। गिवन मास कितना दिया हुआ है? मास दिया हुआ है ना, तो मास वाला फॉर्मूला देखो क्या दिया हुआ है, गिवन मास। तो m की वैल्यू दी हुई है 11 ग्राम्स।
अब मोलर मास नहीं दिया गया है, उसके लिए आपको फॉर्मूला दे दिया गया है, या आपको कंपाउंड का नाम बता दिया गया है। तो कंपाउंड का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कितना? 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन प्लस 32, 16 इंटू 2 करके दिखा देते हैं। 12 प्लस 16 इंटू 2 इज इक्वल टू 44 ग्राम्स। 12 ग्राम कार्बन का मास, 16 ग्राम्स ऑक्सीजन के एक एटम का मास, और 2 एटम्स हैं इसलिए 16 इंटू 2, दैट इज गोइंग टू गिव यू 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं इसके यहाँ पे 11/44। करिए कैलकुलेट और बताइए कितने मोल्स हैं। ठीक है, कैलकुलेट करिए और बताइए। 1/4 आ रहा है। हेलो आदर्श, हाय आदर्श, हाउ आर यू? चलिए कैलकुलेट करके बताइए कितने मोल्स हैं। ओके, सो यहां आएगा 1/4 और 0.25 मोल्स। नेक्स्ट बी ऑप्शन, यहां पे दिए गए हैं आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि ये वाला पार्ट n दिया गया है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया गया है 3.01 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं। तो आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए 3.01 इंटू 10⁻22 को डिवाइड करना है 6.022 इंटू 10⁻23, दैट इज एवोगाड्रोस नंबर से। जैसे ही आप इसको डिवाइड करेंगे आपको दिखेगा कि ये 1 टाइम्स एंड दिस इज गोइंग 2 टाइम्स, एंड इधर से अगर हम ये नंबर ऊपर ले जाएं तो अब आप बताइए कितने मोल्स हो गए इसके, कितने मोल्स हो गए इसके? इसके हो गए 0.05 मोल्स। 1/2 will be 0.5 moles, 0.5 moles, and ये एक 0.5 moles into 10⁻⁻1 will give you 0.05 moles of carbon dioxide. So पहला आंसर आपका ये आ गया था, दूसरा आंसर आपका ये आ गया है। ठीक है, और थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट इज दिस वन। ठीक है, ये क्या कह रहा है? सी पार्ट 1.12 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट STP। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं आपको। तो गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम कितनी दी गई है आपको? 1.12 बाय मोलर वॉल्यूम कितनी दी गई है आपको? 22.4 लीटर्स। आई सेड अनलेस मेंशन्ड आपको 22.4 लीटर्स ही लेनी है, राइट? तो यहां से अगर हम देखें, कैलकुलेट करें, तो ये आएगी आपकी 1.12 डिवाइड बाय 22.4, तो ये भी 1/2 टाइम्स जाता है, लेकिन इसमें पॉइंट का डिफरेंस है, सो इट विल गोइंग टू कम टू 0.05 मोल्स। तो आपको यहां से मिल गया है तीसरा आंसर भी 0.05 मोल्स। आई होप आपको ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं ये एकदम क्लियरली समझ आया होगा। यस, वेरी गुड क्रिश, इट्स 0.25 मोल्स। वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, तो ये तीनों के आंसर्स, तीनों पार्ट्स के आंसर्स आपको आ गए हैं। अगला देखते हैं हम और क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन calculate the number of atoms in each case। देखिए, हो सकता है आपको ये पहली बार में ना आए। दिस इज मोल कॉन्सेप्ट। आपने जब ABCD पढ़नी शुरू करी थी तब आपको पहली बार में नहीं आ गई थी। ये बिल्कुल उतना ही नया है। ठीक है, आप इन वीडियोस को 1 बार 2 बार 3 बार देखिएगा। मोल कॉन्सेप्ट को मैंने 2 पार्ट्स में लिया है। पहले लास्ट वीडियो में लेक्चर 7 एंड लेक्चर 8, तो उन दोनों वीडियोस को ठीक से देखिएगा, मोल कॉन्सेप्ट वाला पार्ट, और साथ में क्वेश्चंस हम सॉल्व कैसे कर रहे हैं, उसकी टेक्निक क्या फॉलो कर रहे हैं, उस टेक्निक पे ध्यान दीजिएगा, ताकि आपको सॉल्व करना आ जाए और रेगुलर प्रैक्टिस से आप आराम से कर लेंगे। मोल कॉन्सेप्ट कोई बड़ा हलवा नहीं है, मतलब कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल हलवा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। आप बस प्रैक्टिस करते चलें। हमने करा क्या है? गिवन मास बाय मोलर मास, मतलब जो गिवन मास है क्वेश्चन में उसका रेशियो है मोलर मास से मोल्स। कितने नंबर ऑफ एटम्स की बात की गई है, उसका रेशियो एवोगाड्रोस नंबर से, दैट्स मोल्स। फिर कितनी वॉल्यूम दी गई है गैस की, उसका रेशियो मोलर वॉल्यूम से, दैट्स मोल्स। कुछ भी नहीं है और इतना ही है बस। ठीक है, आपको इसमें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं आए
तो बार बार देखिए वीडियो और फिर खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल इजी है, मैंने शुरुआत इजी से ही करी है ताकि एक बार आप कॉन्फिडेंस गेन कर जाए, आपको आ जाए, उसके बाद फिर अब और इस पे अभी लेवल्स डेप्थ बहुत बाकी है, अभी शुरुआत हुई है। राइट, लेकिन आपको इसको करने के लिए अभी मैंने जितने पहले के लेक्चर्स लिए उन सारे की जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीजें बीच बीच में ऐसी आती हैं जो आपको वहां से पता होनी चाहिए। चलिए ओके, नेक्स्ट हम बात करें कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस, इन ईच केस। तो फर्स्ट में हम बात करते हैं 0.5 मोल of atoms of nitrogen second 0.2 molecules of hydrogen third 3.2 gram of sulfur क्वेश्चन ए हो गया, क्वेश्चन 2 का बी पार्ट। ठीक है, बी का बी पार्ट कैलकुलेट तो आप इन क्वेश्चंस को जब तक सॉल्व करिए मैं आगे क्वेश्चन लिख देती हूँ। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चलिए क्वेश्चन मैंने लिख दिया है आपके लिए, जल्दी से इसे सॉल्व करिए और आंसर दीजिए चैट बॉक्स में। जल्दी से सॉल्व करके आंसर दीजिए चैट बॉक्स में। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करेंगे, 0.5 मोल एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, 0.5 मोल्स एटम ऑफ नाइट्रोजन, नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। 1 मोल में कितने होते हैं, देखिए सीधे सीधे आएगा। 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं, 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं, Na यानी कि, अच्छा यहाँ पे यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इतने सालों में, बच्चे फॉर्मूला लगाते हैं तो उसमें कई बार गड़बड़ कर देते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, तो यूनिटरी मेथड अगर लगाते हैं तो एग्जैक्ट करेक्ट आंसर पे पहुंचते हैं, उनको आसानी होती है समझने में। ठीक है, यूनिटरी मेथड आप मैथ्स में बहुत अच्छे से जानते हैं। एक चॉकलेट 10 रुपए की है तो 20 चॉकलेट कितने की होंगी। ठीक है, आ गया ना जवाब, तो वही जवाब, वही मेथड जो आपने अभी अप्लाई किया, दैट्स यूनिटरी मेथड। तो वही यहाँ पे सवाल पूछ रहा है 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। ठीक है, 1 मोल में कितने होते हैं, आपको क्या याद रखना है, वही स्टैंडर्ड नोटेशन। 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं, 1 मोल
हैज कितने एटम्स, Na एटम्स, कितने एटम्स, Na एटम्स. So 0.5 mole will have how many, Na into 0.5. अब Na कितने हो गए भैया, Na 6.022 into 10 to power 23 multiplied by 0.5 यानी कि आधे 3.011 into 10 to power 23 एटम्स. हो गया आपका काम खत्म, बस इतना ही करना था. सो दिस वॉज योर फर्स्ट आंसर. ठीक है, ये आपका पहला आंसर था. ठीक, ये करना आया आपको? आंसर करिए, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए जल्दी से. ये आया आपको करना? ये कर पा रहे हैं आप? चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.2 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने हैं. तो एक मोल के अंदर, एक मोल के अंदर, एक मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं हाइड्रोजन के? Na मॉलिक्यूल्स होते हैं. ठीक है, तो 0.2 मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? Na इंटू 0.2 मॉलिक्यूल्स होंगे. क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स. पूछा क्या गया है? एटम्स. तो अब हमको क्या करना है? एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करना है. अब हमको क्या करना है? एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होते हैं? 2. तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स होंगे? मल्टीप्लाइड बाय 2. तो आपको यहाँ Na इंटू 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो 6.022 इंटू 10 to power 23 मल्टीप्लाइड बाय 0.4 विल गिव यू, जल्दी से मल्टीप्लाई करके देखिए आंसर कितना आ रहा है आपका. 6 4 24. सो इट इज गोइंग टू गिव यू 2.409 इंटू 10 to power ये इधर से कैंसिल, इट विल गिव यू 10 to power 23 एटम्स. 23 एटम्स. ये आ गया आपका नेक्स्ट आंसर. ठीक है, यहाँ मैंने बेसिकली करा क्या है? मैंने यहाँ पे बेसिकली क्या किया है? मैंने यहाँ पे किस कलर से लिखूं? मैंने यहाँ पे बेसिकली एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया. ये क्या है? एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी क्या है? 2. क्यों मल्टीप्लाई किया मैंने? 2. क्योंकि यहाँ तक तो, ये तक तो हमने किसकी बात करी थी? यहाँ तक तो हम निकाल रहे थे मॉलिक्यूल्स. जब मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तब मैंने कहा है आए हैं यहाँ पे एटम्स. कब? जब मैंने इसको एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया है कि Na इंटू 0.2 मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स हैं? एक मॉलिक्यूल में 2 एटम हैं. तो Na इंटू 0.2 या 0.2 Na में कितने एटम्स हैं? मल्टीप्लाइड बाय 2. एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स हैं तो 0.2 Na में कितने एटम्स हैं? यही तो बताना है. 10 रुपए की एक चॉकलेट है तो 20 चॉकलेट कितने रुपए की हैं? यहाँ पे हमने वही बात करी है. ठीक है, राइट. यूनिटरी मेथड लगाया सिंपली. हाँ बेटा, क्लास 9th एनसीईआरटी को बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं आप इस कॉन्सेप्ट के लिए, लेकिन सिर्फ उसके अंदर आपको सिर्फ नंबर और मास का ही रिलेशन दिया गया है. वॉल्यूम का रिलेशन आपसे क्लास 9th में नहीं बताया गया है. और इसके बाद आगे जो हम और करने वाले हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स, मोलारिटी एंड सोल्यूशंस, तो नंबर ऑफ मोल्स एंड सोल्यूशन, वो भी नहीं दिया गया है एनसीईआरटी में. क्लास 9th में नहीं है वो क्लास 11th का, वो इनफैक्ट 11th और उसके बाद फिर 12th का पार्ट है. ठीक है, तो क्लास 9th एनसीईआरटी से सिर्फ आपको नंबर ऑफ एटम्स, ये इस तरीके के क्वेश्चन मिल जाएंगे, इस तरीके का मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ऐसा मिल जाएगा. ये नहीं मिल पाएगा, ये एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, क्लास 9th में नहीं मिलेगा. क्लास 9th में ये नहीं मिलेगा, ये मिल जाएगा क्लास 9th में. ठीक है, ये भी मिल जाएगा क्लास 9th में. ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस, मतलब सेम क्वेश्चन नहीं, ये क्लास 9th के क्वेश्चंस नहीं है, मतलब इस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे. क्लास 11th को सपोर्ट करने वाली इरफान, ठीक है,
क्लास 11th को सपोर्ट करने वाली कोई भी आप रेफरेंस बुक ले सकते हैं, क्लास 11th एनसीईआरटी को सपोर्ट करने वाली कोई भी रेफरेंस बुक ले सकते हैं, ठीक है। और बाकी अभी तो मैं यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगी, अभी डीपीपी भी करोगे आप बुक के पीछे मत पड़ो, मैं आपको क्वेश्चंस जो जिस तरीके के क्वेश्चंस जिस तरीके की प्रैक्टिस आपको चाहिए उसकी मैं डीपीपी दूंगी, डोंट वरी, ठीक है, वो सब मिल जाएगा आपको डीपीपी में, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए। माइक निकल के भागा, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए। 3.2 ग्राम्स ऑफ सल्फर में आपको ढूंढने हैं नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं। अब देखो इसको कैसे रिलेट करोगे। 32 ग्राम सल्फर, सल्फर का मोलर मास क्या होता है 32 ग्राम्स, सल्फर का मोलर मास क्या होता है 32 ग्राम्स। तो 32 ग्राम्स यानी कि 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं, n एटम्स होते हैं, ठीक है। 1 मोल में n एटम्स होते हैं, या हम कहें 32 ग्राम्स में n एटम्स होते हैं, ठीक है। आप क्या कहोगे यहाँ पे 32 ग्राम्स में n एटम्स होते हैं, इधर किस कलर से करें कि अलग हो, हाँ ठीक है। 32 grams of sulfur has Na atoms, ठीक है। तो 3.2 ग्राम of sulfur has Na by 32 into 3.2, तो दिख रहा है हमको यहाँ पे 1 into 0.1, ये 1 जा ये 0.1, सो Na into 0.1 is equal to 6.022 into 10 to power 23 होता है, डिवाइड बाय 10 will give you 10 to power 22 atoms of sulfur, atoms of sulfur. So your third answer is this. This is your third answer. समझ आ रही है, राइट। देखो क्या किया हमने 32 ग्राम्स ऑफ सल्फर, अब ग्राम दिया था ना तो सीधे हम मास वाले कॉन्सेप्ट पे चले गए, ग्राम्स दिया था सीधे हम मास वाले कॉन्सेप्ट पे चले गए, और हमने कहा कि 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं Na एटम्स, तो 1 मोल का मास कितना होता है, मोलर मास, दैट्स 32 ग्राम्स। 32 ग्राम सल्फर में कितने एटम्स हैं, Na एटम्स हैं। सो 3.2 ग्राम सल्फर में कितने एटम्स होंगे, Na बाय 32 इंटू 0.1 सॉरी इंटू 3.2, दैट विल गिव यू 0.1, राइट। 6.022 इंटू 10 टू पावर 22 एटम्स होंगे, राइट। अगला क्वेश्चन करिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब आपसे कह रहे हैं मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने को, क्या कैलकुलेट करने को, मॉलिक्यूल्स। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स की बात की गई थी और अब आपसे मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने को कह रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने को कह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने को कह रहे हैं, तो 14 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन, 14 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन में कितने मॉलिक्यूल्स हैं। चलिए करिए, इसको सॉल्व करिए। चलिए टाइम काफ़ी हो गया है, तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर अब हम क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस करेंगे, राइट। मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और बहुत सारी वैरायटी के क्वेश्चंस करेंगे। मोल कॉन्सेप्ट में भी बहुत वैरायटी के क्वेश्चंस हैं, तो हम हर वैरायटी को टच करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। और ये वाले क्वेश्चंस के आंसर्स आप चैट बॉक्स में लिखेंगे, कमेंट बॉक्स में डालिएगा आंसर, ठीक है। थैंक यू सो मच, सी यू अगेन, बाय बाय।